हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस सफलता। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आईएएस सफलता में। आज हम इंडियन पॉलिटी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्लास 8 लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे सिटीजनशिप के बारे में। सिटीजनशिप के बारे में, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो प्लीज़ पीछे की 7 क्लास देख करके आइए, जिससे आपका बेसिक, आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा। और ये सीरीज हम इंडियन पॉलिटी के एम लक्ष्मीकांत के 7th एडिशन के थ्रू कर रहे हैं, और आपको ये सीरीज मिलेगी आईएएस सफलता के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो प्लीज़ इस चैनल को, आईएएस सफलता को शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम चर्चा करेंगे सिटीजनशिप के बारे में। तो सबसे पहले वर्ड आता है सिटीजनशिप। तो ये सिटीजन होते क्या है? हु आर सिटीजन? टेल मी एनीवन, हु आर सिटीजन? देखो, एक तो होते हैं किसी देश के नागरिक, जिनको अधिकार होते हैं सिविल राइट के, फुल सिविल राइट, सिविल राइट। और एक होते हैं बाहर वाले, उनको फुल अधिकार होंगे नहीं होंगे, यानी कुछ अधिकार उनके कम होते हैं। तो सिटीजन किसी देश के वे नागरिक होते हैं जिनको अपने देश में फुल सिविल और पॉलिटिकल राइट मिलते हैं, ठीक है ना। सिविल प्लस पॉलिटिकल राइट। अगर कोई व्यक्ति बाहर का आके यहाँ पॉलिटिकल राइट मांगे तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। कुछ राइट मिलेंगे उसको, लेकिन सारे राइट नहीं मिलेंगे। तो इसलिए सिटीजन का मतलब यही है कि किसी देश के ऑथेंटिक पर्सन होना, ठीक है। अगर मान लो मैं भारत का निवासी हूँ, तो मैं भारत का एक सिटीजन हूँ। अगर मैं अमेरिका जाता हूँ, तो मैं वहां का सिटीजन हूँगा? नहीं। जब तक सिटीजनशिप, सिटीजन उन लोगों को बोला जाता है जिनके पास सिटीजनशिप होती है, ठीक है ना। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप के कुछ प्रोविजन किए गए हैं, जैसे कि जो आएंगे आपके आर्टिकल 5 से 11 में। यानी कि सिटीजनशिप कहाँ से आएगी? आर्टिकल 5 से 11। और अंडर पार्ट 11, ये गलत लिखा हुआ है, ये आएगी पार्ट 2, ठीक है ना। इसको हम करेक्ट करा देंगे, ये आती है पार्ट 2 में। अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं। इट ओनली आइडेंटिफाई द पर्सन हु बिकेम द सिटीजन ऑफ इंडिया एज इट्स कमेंसमेंट January 26, 1950। यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसमें सिर्फ उन प्रोविजन को बताया गया है कि 26 जनवरी 1950 को कौन भारत का नागरिक होगा और कौन भारत का नागरिक नहीं होगा। लेकिन उसको ज्यादा डिटेल्स प्रोविजन इस संविधान में नहीं दिए गए हैं, ठीक है ना। अगर सिर्फ इतना बताया है संविधान में, जो कि आपको आर्टिकल में अभी देखने को मिलेगा, कि जो 26 जनवरी 1950 को कौन कौन भारत का नागरिक होगा, और ये जो संविधान में नहीं बताया गया किसके बारे में, कि किसी को सिटीजनशिप ग्रहण करनी है, एक्वायर करनी है तो कैसे करेगा, और किसी की अगर सिटीजनशिप छीननी है या किसी की सिटीजनशिप लॉस होगी तो वो कैसे होगी। तो ये सारी चीजें, एक्विजिशन और लॉस ऑफ सिटीजनशिप, तो ये सारी चीज मिलेंगी आपको सिटीजनशिप एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। और ये एक्ट समय समय पर चेंज होता रहा है, यानी कि इस एक्ट में अमेंडमेंट होते रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है पार्लियामेंट को पावर देता है कि आप इस रिगार्ड में, इस मैटर में, सिटीजनशिप को एक्विजिशन और लॉस को लेकर आप लॉ बना सकते हैं। तो पार्लियामेंट ने इस काम को करने के लिए एक लॉ बनाया, जिसका नाम रखा सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है। तो आपको समझ में आया सिटीजनशिप के लिए टेक्निकल चीज क्या है। आर्टिकल 5 से 11 भाग 2, और संविधान में सिर्फ इतना बताया कि 26 जनवरी 1950 को कौन भारत का नागरिक होगा। बाकी अगर सिटीजनशिप किसी को लेनी है, किसी को देनी है, किसी को छीननी है, या जो भी करना है, वो आपको मिलेगा सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द फॉलोइंग 4 कंडीशन
फोर कैटेगरी ऑफ पर्सन बिकेम द सिटीजन ऑफ इंडिया एट कमेंसमेंट, यानी कि उसने 4 कंडीशन दे दी, ठीक है ना। तो 4 कंडीशन कौन कौन से मिलेंगे आपको आर्टिकल 5 में, 6 में, 7 में और 8 में, ठीक है ना। तो ये आपको मिलेंगी सीक्वेंस में। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 आर्टिकल 5 की। आर्टिकल 5 में क्या बोलता है कि यदि कोई व्यक्ति जिसके पास भारत का डोमिसाइल है यानी कि मूल निवास है और एक कंडीशन इनमें से फॉलो करता है, या तो उसके पास डोमिसाइल होना चाहिए भारत का, और एक कंडीशन इन दोनों में से होनी चाहिए, इन तीनों में से होनी चाहिए। क्या कंडीशन होनी चाहिए? इफ ही सी बात बोर्न इन इंडिया, या तो वो भारत में पैदा हुआ हो, ठीक है। इफ आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स वाज बोर्न इन इंडिया, या तो वो खुद पैदा हुआ हो या उसके माँ बाप में से कोई एक पैदा हुआ हो, माँ बाप में से माँ बाप में से कोई एक, ठीक है ना। या तो वो खुद पैदा हुआ हो या माँ बाप में से कोई एक, आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, या तो खुद पैदा हुआ या उसके माँ बाप में से कोई एक पैदा हुआ हो, या फिर इफ ही सी हैज ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 5 ईयर, यानी कि वो भारत में पिछले 5 साल से रह रहा हो, जबकि जिस देश को यानी कि जिस डेट को 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, और वो व्यक्ति अगर इस डेट से 5 साल पहले से भारत में रह रहा है और इसके पास डोमिसाइल है, तो वो भारत का नागरिक होगा। समझ में आया? आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 कहता है कि किसी व्यक्ति को अगर भारत का नागरिक होना है तो उसके पास डोमिसाइल होना चाहिए। डोमिसाइल के साथ उसके पास 3 कंडीशन दे रखी है, 3 कंडीशन अलग दे रखी है, जिसमें क्या है कि या तो वो भारत में पैदा हुआ हो या उसके माँ बाप में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो, या फिर वो जिस देश को संविधान लागू हुआ उससे पीछे के 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 6 पर। आर्टिकल नंबर 6 बात करता है ए पर्सन हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान बिकेम एन इंडियन सिटीजन if either of their parents or any of their grandparents was born in undivided India and also fulfilled any of the टू कंडीशन। यानी कि आर्टिकल 6 बात करता है कोई व्यक्ति जब देश का विभाजन हो गया तो कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में माइग्रेट होता है, पाकिस्तान से भारत में माइग्रेट होगा, ठीक है। अब कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में माइग्रेट होता है, लेकिन उसके पास क्या कंडीशन होनी चाहिए कि या तो उसके माता पिता या उसके दादी दादा, ठीक है ना, या तो उसके माता पिता भारत में अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा होने होने चाहिए, क्या कौन कौन, या तो माता पिता होने चाहिए या दादी बाबा, दादी दादा, ठीक है ना। इनमें से कोई भी एक, आइदर ऑफ देयर पेरेंट्स और एनी ऑफ देयर ग्रैंड पेरेंट्स वाज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, यानी कि जो अनडिवाइडेड इंडिया था यानी कि 15 अगस्त 1947 के पहले का जो भारत था, उस भारत में अगर कोई पैदा हुआ है, उसके माता पिता उस टाइम के हैं या फिर उसके दादी दादा उस टाइम के हैं, तो वो भारत का नागरिक होगा, ठीक है ना। तो उसमें 2 कंडीशन दे रखी है। मान लो कोई व्यक्ति है पाकिस्तान से चल के भारत आ गया, पाकिस्तान से भारत माइग्रेट कर गया, उसके माता पिता भी अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे या इनमें से कोई एक या दादा दादी। अब ये तो कंडीशन उसने फुलफिल कर दी, लेकिन एक कंडीशन और रख दी इसमें। अगली कंडीशन क्या थी कि माइग्रेटेड टू इंडिया बिफोर जुलाई 1948, इस डेट से पहले आया है या इस डेट के बाद आया है, ठीक है ना। तो अब इस डेट के कोई अगर मान लो पहले आ गया, तो और जिस डेट से पहले आया है वो कंटिन्यू भारत में रह रहा है, ठीक है ना, 19 जुलाई 1948 से पहले से आके भारत में रह रहा है, तो वो भारत का नागरिक होगा, ठीक है ना। या फिर अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद आया है, तो उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। A person could be registered only if resident in India for 6 months preceding the date of application for registration, ठीक है। तो आर्टिकल 6 समझ में आया? एक बार समरी देखेंगे आर्टिकल 6।
एक सेकेंड वेट कीजिए। आई होप ये क्लास आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इसमें एक एक चीज़ आपको डिटेल में समझाई जाएगी, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, एक एक चीज़ अच्छे से समझना। अब देखो आर्टिकल 6 समरी देखो क्या कहता है कि कोई व्यक्ति माइग्रेट होना चाहिए भारत से पाकिस्तान में, पाकिस्तान से भारत में, सॉरी, पाकिस्तान से भारत आना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है, पाकिस्तान से भारत आना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि उसके माता पिता, माता पिता या दादी बाबा, दादी दादा, ये दोनों, इनमें से कोई भी एक अनडिवाइडेड इंडिया में, यानी कि अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ होना चाहिए। अब उसके बाद एक डेट कट ऑफ रख दी, 19 जुलाई 1948, ठीक है ना। अगर कोई इस डेट के पहले आता है, पहले आता है और लगातार भारत में रह रहा है, तो वो भारत का नागरिक होगा। एक कंडीशन ये रखती कि अगर बाद में आता है, बाद में आता है तो कैसे होगा, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन कैसे, रजिस्ट्रेशन करवाने से 6 महीने पहले, 6 महीने पहले से वो भारत में रह रहा होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। आर्टिकल नंबर 7 आता है अब, आर्टिकल नंबर 7 आता है, अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान। अब क्या हुआ, आर्टिकल 6 में क्या हुआ, पाकिस्तान से भारत आया, लेकिन 7 में क्या हुआ कि माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया आफ्टर March 1 1947, but returned to India for resettlement, could become an Indian citizen, for his had to be resident in India for 6 months preceding the date of application for registration। यानी कि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से, भारत से कहाँ जाएगा, पाकिस्तान, लेकिन वहां मन नहीं लगने की वजह से पाकिस्तान से फिर कहाँ आ जाएगा, भारत में। तो अगर ऐसे व्यक्ति को, जो पहले भारत से पाकिस्तान गया फिर पाकिस्तान से भारत आ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को अगर नागरिकता देनी है तो उसको 6 महीने पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन के 6 महीने पहले से वह भारत में रहना होना चाहिए, 6 महीने पहले से भारत में लगातार रह रहा होना चाहिए, ठीक है ना, आम नागरिक की तरह। अब नेक्स्ट चलते हैं, आर्टिकल नंबर 8 आएगा, अ पर्सन हु और एनी ऑफ हुज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वाज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। यानी कि कोई व्यक्ति है, समझना, कोई व्यक्ति है, या तो उसके माँ बाप, माता पिता, या उसके माता पिता या उसके ग्रैंड पेरेंट यानी कि दादी दादा अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हैं, अनडिवाइडेड इंडिया में क्या हुए हैं, पैदा हुए हैं। बट हु इज ऑर्डिनरली 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 रिजाइडिंग आउटसाइड इन इंडिया। अगर मान लो किसी व्यक्ति के माता पिता, मान लो फॉर एग्जांपल मुझे समझो, अगर मेरे माता पिता या मेरे दादी दादा अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, लेकिन अब वो कहाँ रह रहे हैं, वो बाहर रह रहे हैं, विदेश में कहीं रह रहे हैं, तो मैं भी इंडिया का सिटीजन बन सकता हूँ। तो उसके लिए मेरे को क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा बाय द डिप्लोमेटिक और काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन द कंट्री ऑफ हिजर रेजिडेंस। मान लो, एक बार और समझे, देखो, मान लो मैं हूँ, ये मैं हो गया, ठीक है। मेरे माता पिता, माता पिता कहाँ पैदा हुए थे, अनडिवाइडेड इंडिया में, अनडिवाइडेड इंडिया में, ठीक है ना। अब क्या हुआ, लेकिन वो पैदा तो हुए थे अनडिवाइडेड इंडिया में, लेकिन अब कहाँ रह रहे हैं, वो फिलहाल के लिए रह रहे हैं ब्रिटेन, समझ लो ब्रिटेन में। अब मैं ब्रिटेन में पैदा होता हूँ, ठीक है। अगर मैं ब्रिटेन में पैदा होता हूँ तो उसके बाद में मेरे को क्या करना पड़ेगा कि अब अगर मुझे भारत की नागरिकता चाहिए, क्योंकि मेरे माता पिता अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, तो मुझे क्या कराना पड़ेगा, जो इंडिया की जो एम्बेसी होगी, यानी कि
काउंसलर होगा वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है ना, ब्रिटेन में मुझे क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है ना, काउंसलर्स के पास जाके। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। अदर प्रोविजन क्या क्या है, देखो अभी हमने बताया आर्टिकल 5 से 11 है, 5 देख लिया, 6 देख लिया, 7 देख लिया, 8 देख लिया। अब अदर प्रोविजन बचे ना, अभी 9, 10, 11, तो उनको भी देख लेते हैं। ये है आर्टिकल 9, नो पर्सन शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया और बी डीम्ड टू बी ए citizen of India if he or she has voluntarily acquired the citizenship of any foreign state। मतलब कहने का यह है कि हमारे यहाँ डुअल सिटीजनशिप नहीं है, डुअल सिटीजनशिप नहीं है, नहीं है। हमारे यहाँ क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप है। अब हमारी जो सिंगल सिटीजनशिप है वो हमें ये अलाउ नहीं करती है कि हम भारत के नागरिक के साथ किसी और देश के भी नागरिक हो जाएं, भारत के नागरिक के साथ किसी और देश के नागरिक भी हो जाएं। अगर देखो मैं भारत का नागरिक हूं और मैंने क्या किया, मैं गया, एग्जाम्पल के लिए समझो, मैं गया न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। अब मैं न्यूजीलैंड जाके वहां की नागरिकता ले ली, मैंने वहां क्या ले ली, नागरिकता ले ली, वहां की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली। अब मैंने जैसे ही वहां की नागरिकता ली अपनी स्वेच्छा से, तो मेरी तुरंत ही क्या होगा, भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। यही बोलता है हमारा आर्टिकल नंबर 9, नो पर्सन शैल बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि वह वॉलेंटरी अक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेस्ट, यानी कि अपनी स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा, नहीं कहलाएगा। अब आगे चलते हैं, आर्टिकल नंबर 10 पे बात करेंगे। Every person who is deemed to be a citizen of India shall continue to be such citizenship subject to the provision of any law made by parliament। citizenship होगा यहाँ पे, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है तो उसको जो पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाए गए हैं सबको फुलफिल करना पड़ेगा, तभी वो भारत का नागरिक कहलाएगा। अगर मान लो पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो वो भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। ठीक है ना, अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है तो उसकी नागरिकता तभी कंटिन्यू रहेगी जब वह पार्लियामेंट के द्वारा यानी कि संसद के द्वारा बनाए गए सारे लॉ को फॉलो करेगा। ठीक है ना, एलिजिबल होगा। मान लो पार्लियामेंट ने कल कोई लॉ बना दिया, उसको रिव्यू करने के लिए तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, रिव्यू करने के लिए तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन पार्लियामेंट के पास भी अथॉरिटी है कि वो कोई भी लॉ बना सकती है। तो अगर मान लो कोई भी लॉ बनाती है सिटीजनशिप के रिगार्डिंग, क्योंकि पार्लियामेंट को पावर किसने दिया, संविधान ने, तो वो कोई भी व्यक्ति को अगर भारत का नागरिक बने रहना है तो कंटिन्यू रहना है तो उसको उन लॉज को फॉलो करना पड़ेगा, उन लॉज के जो भी पैरामीटर होंगे, मानदंड होंगे, सबको भली भांति पूरा करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 11 की। Parliament shall have the power to make any provision with respect to the acquisition and termination of citizenship and all other matters relating to citizenship। यानी कि आर्टिकल 11 ने सीधी सीधी पावर दे दी पार्लियामेंट को कि आप सिटीजनशिप के रिगार्डिंग कोई भी कानून बना सकते हैं, कोई भी लॉ बना सकते हैं। ठीक है ना, कोई भी प्रोविजन ऐड कर सकते हैं, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, एनीथिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्योंकि अब आपको आर्टिकल 5 से 11 तक समझ आ गया होगा संविधान के क्या क्या प्रोविजन दिए गए हैं। अब बात करते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 की। आखिरकार जब संविधान ने पार्लियामेंट को इतनी पावर दे दी, संविधान ने पार्लियामेंट को इतनी पावर दे दी कि सारे सब नागरिकता के सारे काम उन्हीं को करने हैं, तो फिर पार्लियामेंट ने क्या किया, 1955 में सिटीजनशिप एक्ट लेकर के आए, द सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो उन्होंने ये क्या किया, ओरिजिनली द सिटीजनशिप एक्ट 1955 आल्सो प्रोवाइड फॉर द कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप। तो 1955 का जब एक्ट आया तो इसमें एक कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप का भी पार्ट था कि हम वी आर द सिटीजनशिप ऑफ कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ वे देश थे जो ब्रिटेन के कब्जे में रहे थे या ब्रिटेन के गुलाम रहे थे या ब्रिटेन की कॉलोनी रहे थे। लेकिन 2003 में
रिपील्ड बाय सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003। यानी कि जब सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट हुआ 2003 में, तो इस प्रोविजन को हटा दिया गया। यानी कि अब चलो हटो, कोई कॉमनवेल्थ नहीं है, इस तरीके से मतलब इसको हटा दिया गया था। अब बात करते हैं एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप की। यानी कि अभी संविधान ने क्या बोला कि एक्विजिशन और टर्मिनेशन को लेके पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, ठीक है ना। तो अब एक्विजिशन की बात करेंगे, तो एक्विजिशन करने के लिए उन्होंने मतलब पार्लियामेंट ने, संसद ने कुछ नियम और कानून बना रखे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बाय बर्थ, ठीक है ना। अब बाय बर्थ कैसे सिटीजनशिप मिलेगी? सीधा बर्थ का मतलब क्या है? जन्म से है। यानी कोई व्यक्ति भारत में जन्म लिया है तो वो भारत का नागरिक होगा। लेकिन क्या मान लो अगर कोई डिप्लोमेटिक व्यक्ति है, यानी कि कोई मान लो ऑस्ट्रेलिया का कोई व्यक्ति डिप्लोमेट है, या हमारे यहाँ चांसलर है, तो क्या अगर उसके मान लो फैमिली में कोई बच्चा पैदा होता है, तो क्या वो भारत का नागरिक हुआ? जी वो नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये सारे एक्ट में प्रोविजन रखे गए हैं। देखो, तो इसमें क्या क्या प्रोविजन है, एक डेट याद रखनी है, ए पर्सन बोर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950। और देखो, एक चीज याद रखनी है, एक तो 26 जनवरी 1950, ठीक है, और एक है आपका 1 जुलाई 1987। 1 जुलाई 1987। अगर कोई व्यक्ति इस डेट के बीच में पैदा हुआ है, 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच में यदि कोई व्यक्ति पैदा हुआ है, तो वो भारत का नागरिक होगा, चाहे उसके माता पिता कहीं के भी हों, ठीक है ना, इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज पेरेंट्स। यानी कि ठीक है ना, अगर कोई व्यक्ति भारत में इस डेट के बीच में पैदा होता है तो वो भारत का नागरिक होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब देखो एक डेट आगे 1 जुलाई 1987, क्योंकि इसके बाद भी तो कुछ होगा। 1 जुलाई 1987 और एक डेट आएगी आपको, अगर कोई व्यक्ति इस डेट से पहले पैदा हुआ है तो वो भारत का नागरिक होगा। लेकिन अगर इस डेट के बाद पैदा हुआ है तो उसके माता पिता से कोई एक, माता पिता में से कोई एक कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। तो आपको एक तो यार डेट याद रखनी है, 26 जनवरी 1950 के से 1 जुलाई 1950 के बीच कोई भारत में पैदा हुआ है, चाहे उसके माता पिता की जो नागरिकता है वो कहीं की भी हो, वो भारत का नागरिक होगा। अब 1 जुलाई 1987 के बाद कोई पैदा हुआ है तो लेकिन उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन इस चीज को चेंज कर दिया गया। लेकिन फिर क्या हुआ, दिसंबर 3 1900 दिसंबर 3 2004 में आए हम, ठीक है ना। अब क्या हुआ, 3 दिसंबर 2004, यहाँ बोला था कि माता पिता में से कोई एक, अब क्या बोल दिया, दोनों होने चाहिए। अब क्या बोल दिया, दोनों भारत के नागरिक होने चाहिए, जन्म के समय दोनों भारत के नागरिक होने चाहिए, ठीक है ना। और वो चीज मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फॉरेन डिप्लोमेट या जो काउंसलर होते हैं जो, तो उनके जो बच्चे पैदा होंगे अगर इंडिया में होते हैं तो वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। तो आपको एक बार इसकी समरी देख लेते हैं दोबारा से, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, बाई बर्थ में आपके पास डेट याद रखनी है, एक तो 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987। अगर इस डेट के बीच में कोई पैदा हुआ है तो माता पिता की नागरिकता, माता पिता से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, उनकी नागरिकता कहीं की भी हो। अब कोई 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच पैदा होता है तो उसके माता पिता से माता पिता से कोई एक उसके जन्म के समय भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है ना। अगर कोई 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में पैदा होता है तो उसके
माता पिता दोनों, माता पिता दोनों उसके जन्म के समय भारत के नागरिक होने चाहिए। तो आप इस चीज को नोट कर लेना, बाय बर्थ जो सिटीजनशिप मिलती है वो किस तरीके से मिलती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं आगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाय डिसेंट, ठीक है ना, बाय डिसेंट। अब डिसेंट के थ्रू कैसे मिलेगी, तो डिसेंट के थ्रू आपको डेट याद रखनी है 26 जनवरी 1950, और इसके लिए एक डेट आपको याद रखनी है December 10, 1992, ठीक है ना। या तो कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 और December 10, 1992 के बीच भारत के बाहर पैदा हुआ है। देखो भारत के अंदर जो पैदा हुए थे नंबर 1 बाय बर्थ में देख लिया। अब जो व्यक्ति भारत के बाहर पैदा हुए हैं तो उनको कैसे मिलेगी, तो बाय डिसेंट उनको मिलेगी जो 26 जनवरी 1950 के बाद और December 10, 1992 के पहले कहीं बाहर पैदा हुए, ठीक है ना। और जब उनके किसी के बर्थ हुआ तो उसके बर्थ के समय उसके पिता जो थे वो भारत के नागरिक थे, ठीक है। उसके पिता भारत के नागरिक थे तो उसको क्या मिलेगी, सिटीजनशिप मिलेगी। अगर एक डेट हो गई ये, अब क्या हुआ, अब बोल दिया दिसंबर 10, 1992 से, दिसंबर 10, 1992 से 3 दिसंबर 2004 तक, 3 दिसंबर 2004 तक अगर कोई व्यक्ति इसके बीच में पैदा हुआ है तो क्या बोल दिया, आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, यानी कि माता पिता से कोई एक, माता पिता से कोई एक भारत में पैदा हुआ होना चाहिए। मतलब बाय डिसेंट कैसे मिलेगी, अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच में पैदा हुआ है, यानी कि इस डेट को इंक्लूड करेंगे हम, ठीक है। तो इस डेट को पैदा हुआ और उसके जन्म के समय उसके पिता भारत के नागरिक थे तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अगर December 10, 1992 और 3 दिसंबर 2004 के बीच कोई पैदा हुआ है तो और उसके माता पिता में से कोई एक उसके जन्म के समय भारत का नागरिक है तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अब क्या हुआ, अब ये सिस्टम बंद कर दिया गया 3 दिसंबर 2004 के बाद में, ये सारा सिस्टम बंद कर दिया गया, ठीक है ना। ये बंद कर दिया गया क्योंकि अब किसी को भी बाय डिसेंट नागरिकता नहीं मिलेगी, ठीक है ना। अब बाय डिसेंट किसी को नागरिकता चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसकी जो बर्थ होगी उसको पहले क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर कराना पड़ेगा एम्बेसी में जाकर, बर्थ को रजिस्टर करना पड़ेगा एम्बेसी में जाकर, ठीक है ना। और ये करना पड़ेगा बर्थ के विद इन 1 ईयर, यानी कि जन्म के 1 साल के अंदर ही उसकी बर्थ को क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है ना। और परमिशन किसकी रहेगी, परमिशन तो ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगी, या कि कोई स्टेट गवर्नमेंट कोई परमिशन नहीं देगी, ठीक है। तो बाय डिसेंट देख लिया हमने 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच पिता कंपलसरी था, पिता भारत के नागरिक होने चाहिए। December 10, 1992 से 3 दिसंबर 2004 के बीच माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए था। और 3 दिसंबर 2004 के बाद ये ऑटोमेटिक सिस्टम बंद कर दिया गया, फिर क्या कर दिया, बर्थ का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया और विद इन 1 ईयर ऑफ द बर्थ करना पड़ा। और भी है बाय रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्ट्रेशन के थ्रू ले सकते हैं, इसमें कई तरीके हैं तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। बाय नेचुरलाइजेशन ले सकते हैं, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी किसी को नागरिकता मिल सकती है। बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी का मतलब क्या है, जैसे मान लो भारत कोई विदेशी टेरिटरी को अक्वायर करता है, विदेशी टेरिटरी को अक्वायर करता है तो उसमें रहने वाले जो लोग हैं, उस टेरिटरी के रहने वाले लोग हैं, उनको भारत की नागरिकता मिलेगी। लेकिन ये प्रोविजन कौन तय करेगा, ये तय करेगा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। ये स्टेट गवर्नमेंट या कोई नहीं करेगा, सारे काम कौन करेगा नागरिकता से रिलेटेड, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन और बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ये है आपका नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन, ठीक है।
बाय रजिस्ट्रेशन तो आपको पता ही है कि रजिस्ट्रेशन के थ्रू करवाना पड़ेगा। बाय नेचुरलाइजेशन यानी कि वो भी आपको एक अच्छे आचरण के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, एक एप्लीकेशन जारी करती है, एप्लीकेशन एप्लीकेशन जारी करेगी, आप उस एप्लीकेशन को भरिए। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगेगा कि आप एलिजिबल हैं, आपका कंडक्ट ठीक है, तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। लॉस ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि अब सिटीजनशिप मिल तो गई, छीन भी सकते हैं ना, किसी को दे रहे हैं तो किसी की छीन भी सकते हैं। तो नंबर 1 पे बात करेंगे, बाय रिनंसिएशन। बाय रिनंसिएशन, बाय रिनंसिएशन कैसे? कोई व्यक्ति भारत का अगर रिनाउंस करता है, रिनाउंस का मतलब आपने एक वर्ड सुना होगा हिस्ट्री पढ़ते टाइम, हिस्ट्री में, कि रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस हिज नाइटहुड, नाइटहुड। तो ठीक है, रिनाउंस का मतलब होता है कि अपनी इच्छा से छोड़ देना। ठीक है ना, अपनी इच्छा से छोड़ देना। तो कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से अगर भारत की नागरिकता छोड़ना चाहता है तो वो छोड़ सकता है। ठीक है ना, छोड़ सकता है। अब एक आता है बाय टर्मिनेशन। बाय टर्मिनेशन का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति जिसके पास भारत की नागरिकता है, जिसके पास भारत की नागरिकता है, भारत की नागरिकता है, नागरिकता है, यदि वह व्यक्ति किसी अन्य देश की, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है, ग्रहण करता है, तो उसकी उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है ना, अब लास्ट आता है बाय डेप्रीवेशन। बाय डेप्रीवेशन का मतलब है कि कंपलसरी, जानबूझ मतलब कंपलसरी, गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करे, कंपलसरी लॉ, मतलब किसी की सिटीजनशिप को कंपलसरी छीन ले। ठीक है ना, अगर आप डेप्रीवेशन के अंदर आ गए तो आपको भारत की जो नागरिकता है वो छोड़नी ही पड़ेगी। तो इसमें अलग अलग प्रोविजन है। नंबर 1, मान लो किसी ने भारत की नागरिकता ली, विदेशी ने, वो फ्रॉड के थ्रू ली, और बाद में पता चला कि आपने फ्रॉड के थ्रू लिया है, तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है ना, नंबर 1 फ्रॉड के थ्रू हो सकती है। नंबर 2, कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के संविधान के प्रति डिसलॉयल्टी दिखाता है, या उसके नेशनल फ्लैग को, या कोई भी ऐसी काम करता है, तो उसकी भी नागरिकता छीन ली जाएगी। ठीक है ना, अगर मान लो, 3rd नंबर पे आएगा, अगर मान लो हमारी किसी देश से लड़ाई चल रही है, हमारी मान लो चीन से लड़ाई चल रही है, या किसी भी देश से मान लो चीन से लड़ाई चल रही है, और हमारे यहाँ का कोई व्यक्ति चीन को जाके यहाँ की बात बताता है, ठीक है ना, कम्युनिकेट करता है चीन के लोगों से, तो उसकी भी नागरिकता छीन ली जाएगी। यानी कि हमारे वॉर के समय अगर हमारे यहाँ से कोई इंफॉर्मेशन पास करने वाला व्यक्ति या कम्युनिकेट करने वाला व्यक्ति अनलॉफुल तरीके से ट्रेड करे कम्युनिकेशन, तो वो क्या होगा, उसकी भी नागरिकता छीन ली जाएगी। ठीक है ना, अगर कोई व्यक्ति, नंबर 4 पे, कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के थ्रू आया है या नेचुरलाइजेशन के थ्रू आया है, ठीक है ना, या फिर, ठीक है ना, या तो रजिस्ट्रेशन के थ्रू आया हो या नेचुरलाइजेशन के थ्रू आया हो, और जैसे ही उसने नागरिकता ली रजिस्ट्रेशन के थ्रू और नेचुरलाइजेशन के थ्रू, और पहले ही 5 साल में क्या हुआ, उसे किसी भी देश में सजा हो गई। ठीक है ना, किसी भी देश में 5 साल से पहले 2 साल की सजा हो गई, 2 साल की सजा हो गई, तो उसकी नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी।
ठीक है। और नंबर लास्ट है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 7 साल से बाहर रह रहा हो, ठीक है ना। तो बाय रेनोसिएशन हमने देख लिया। अब लॉस ऑफ सिटीजनशिप एक बार रिवीजन करते हैं। देखो, सबसे पहले हमने देखा बाय रेनोसिएशन, यानी कि कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ दे। नंबर 2 बाय टर्मिनेशन, यानी कि कोई व्यक्ति जिसके पास भारत की नागरिकता थी लेकिन उस व्यक्ति ने किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली, तो उसकी भारत की नागरिकता अपने आप ही टर्मिनेट हो जाएगी। और नंबर 3 पे देखा हमने डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन में मतलब कि अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता फ्रॉड तरीके से लेता है, फ्रॉड तरीके से ले ली तो उसकी खत्म कर देंगे, ठीक है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति डिसलॉयल्टी दिखाता है तो उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। या फिर वॉर के समय किसी विदेशी देश को वो क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, इंफॉर्मेशन लीक करता है, तो उसकी भी नागरिकता छीन ली जाएगी। और ये था नंबर 4 पे, कोई व्यक्ति यदि रजिस्ट्रेशन के थ्रू या नेचुरलाइजेशन के थ्रू भारत की नागरिकता लेता है और उसको लेने के 5 साल से पहले ही, मान लो किसी ने ली नागरिकता और 5 साल पूरे नहीं हुए, 5 साल से पहले ही किसी भी देश में 2 साल की अगर जेल हो जाए, सजा हो जाए, तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। और नंबर लास्ट था कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 7 साल से भारत के बाहर रह रहा है तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमने नागरिकता लेना, नागरिकता देना, बाकी सारी चीजें डिटेल में सीखी है। अगर आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड किसी भी अभी तक जो पढ़ा है कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कर देना और इस चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगर आप कमेंट बॉक्स में अपना सहयोग देंगे तो हम आपके लिए एक नई सीरीज शुरू करेंगे जिसमें हो सकता है कि हम आपके लिए कोई नया चैप्टर या नया कोई सब्जेक्ट शुरू करें, ठीक है ना। हो सकता है हिस्ट्री करें, हो सकता है एनवायरनमेंट करें, हो सकता है इकोनॉमी करें। तो उसके लिए जो भी सब्जेक्ट को आपको चाहिए उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट करना पड़ेगा, तभी मिलेगा। तो आइए, सफलता को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, आप इसको अपना प्यार दीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। चलिए आज की क्लास बंद करते हैं। थैंक यू सो मच।